तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्मेट की ओर से आप सबका जनवरी बैच में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इकोनॉमी रिलेटेड, फंडामेंटल्स रिलेटेड, जिसमें इंडस्ट्रीज देखी जाती है, कंपनी सिलेक्ट करने का पूरा प्रोसेस है, कंपनी की फेयर वैल्यू तक पहुंचने के प्रोसेस है, मेजर ट्रेंड में अगर कोई बदलाव आते हैं उसे समझने का प्रोसेस है, आपकी कंपनी में किस प्रकार से बड़े निवेशक पोजीशन बनाते जा रहे हैं उसका प्रोसेस आप लोगों ने देखा। इन सब चीजों को आपने चार्ट के साथ एडजस्ट किया, आपने बेसिक्स पहले सीखे, चार्ट्स में शेयर रैली कैसे करते हैं वो समझे, जब बाजार टूटता है तो ये करेक्ट कैसे करते हैं वो सीखा, कब हमें क्या करना है। दोस्तों, एनी पॉइंट ऑफ टाइम आने वाले 10-15 सालों में आप बहुत सी बार रैलियां देखोगे जब आपके शेयर 10-10 गुना होने वाले हैं, और आप आने वाले 10-15 सालों में बहुत से फॉल देखोगे जब आपके शेयर आधे होने वाले हैं। तो जब हमें अभी से पता है कि ये सब आने वाले समय में आने ही वाला है, और एक बार नहीं बल्कि अनेक बार, तो इसका प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर प्लानिंग कि किस प्रकार से रैली का पूरा फायदा उठाए। बहुत से लोग 10-15% का प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और वो पूरा फायदा नहीं उठा पाते। दोस्तों, ऐसा ना हो, रैली का पूरा फायदा हो। कब कितना प्रॉफिट बुकिंग करना ये हम लोगों ने जाना। फॉल में जब बाजार गिरता है उस समय पे बाजार की गिरावट पे कैसे कितने कितने समय पे माल आप इकट्ठा करते जाओ, गोल रखे। क्योंकि बहुत सी बार फॉल आने ही वाले हैं 10-15 सालों में, तो टारगेट बनाए कि जब जब फॉल आता है तब तब मेरे को क्वांटिटी को डबल करना है, क्वांटिटी मेरी बढ़ाती जानी है, क्योंकि बाद में जो रैली आने वाली। या हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोस्तों कि कैसे हम लोग एडवांस में प्लानिंग कर सकते हैं, और जो फॉल आने वाले समय में आने वाले हैं उसको आप रोक नहीं सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। तो जो आपके हाथ में नहीं है उसकी चिंता क्यों करें, पर उसका फायदा उठाए। राइट। तो हमने ये भी सीखा चार्ट के जरिए, फेयर वैल्यू के जरिए, कि किस प्रकार से आप अपनी क्वांटिटी को जब जब फॉल आता है तब तब इकट्ठा कर सको। राइट। लास्ट वीक दोस्तों हमने पोर्टफोलियो बनाने का जरिया देखा। जब हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं उससे पहले हमने कुछ थोड़ा एसेट क्रिएशन पे प्लानिंग किया। दोस्तों, जब हमें पता ही है कि फॉल आने वाला है, तो फॉल आता है उससे पहले क्या हमारा डेप मार्केट में भी निवेश होना जरूरी नहीं है। इसीलिए दोस्तों जनरली हम हर बार कहते हैं कि 50% पैसा डेप मार्केट में यानी फिक्स सिक्योरिटीज में, और 50% पैसा इक्विटी में रखने का गोल रखें, ताकि जब भविष्य में बाजार गिरे तब आपके पास कैश हो। लोग कहते हैं मेरा तो सब पैसा खाली हो गया, मैंने तो सब पैसा डाल दिया, तो वो सब बराबर नहीं है। क्यों डाला फिर सब पैसा, किसने बोला था? 1000 बार हम लोगों ने मीटिंग में कहा है कि नहीं कहा है, पर जब तेजी होती है तब हम किसी का सुनेंगे नहीं, हमको लगेगा नहीं क्यों 5-6% का रिटर्न लेने का, जब इतना बढ़िया बाजार चलता है तो। पर हम बाजार की चाल को समझते नहीं है कि आज अगर रैली है तो कल गिरावट भयंकर आएगी, और कितनी भयंकर, जितनी भयंकर रैली आती है, रैली में आप सोचते हो उससे और ज्यादा बाजार चलता रहता है। थक जाते हो देख देख के कितना पैसा बढ़ा। फॉल में सेम वैसा, सोचते हैं उससे भी ज्यादा और बड़े फॉल आते हैं। राइट। तो बाजार इज हाईली वॉलेटाइल इन बोथ ऑफ द places, either in rally or in fall. You are going to see huge volatility, so better get prepared for this type of volatility. Right. कैसे हम रेगुलरली सेविंग करें, और वो सेविंग क्यों हम इस्तेमाल करें वेल्थ क्रिएशन में। राइट। हम हमने गिनती देखी कि जब हम रिटायर होते हैं 10-15 साल बाद, तब हम हर साल कितनी हमारी यील्ड होगी। एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता रहना चाहिए कि आज से आप पैसा लगा रहे हो, आपको इस साल कितना मिलने वाला है, अगले साल कितना मिलने वाला है।
10 साल तक आपका कैश फ्लो कैसा रहने वाला है। देखो ये एसेट ऐसी है जो हर महीना, सॉरी, हर साल बैंक में क्रेडिट कराएगी, पैसा आने वाला है। सो वी नीड टू नो व्हाट टाइप ऑफ इनकम वी आर गोइंग टू जनरेट, राइट? कैसे हम अपने परसेंटेज को इंक्रीज करें। दोस्तों देखो, परसेंटेज को इंक्रीज करने का सीधा तरीका है, ग्रोथ की उंगली पकड़ ले। जो सेक्टर जबरदस्त ग्रोथ करते हैं वहां पे रहे। वो जो सेक्टर जो जबरदस्त ग्रोथ करते हैं, ऐसे सेक्टर में थोड़ा रिस्क भी होता है, राइट? क्योंकि उनके मार्जिन लिमिटेड होते हैं। अभी ग्रोथ वाला सेक्टर है तो हर साल बढ़ता जा रहा है। कंपनी एक्सपांशन मोड में होती है, कंपनी के पास पहले से पूरा एक्सपांशन नहीं होता है। सो कंपनीज आर रेगुलरली इन्वेस्टिंग। अब जो प्रॉफिट आ रहा है वो या तो आपकी बैंक में जाएगा, आपकी बैंक में कैश फ्लो आएगा। अगर आपकी बैंक में नहीं आएगा तो फिर रिजर्व में आएगा, जहां पे वो लोग एसेट क्रिएट करेंगे फ्यूचर के एक्सपांशन का, राइट? आप डिमांड से क्या उम्मीद करोगे? क्या बहुत डिविडेंड देगा हर साल आपको? उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए ना। कहाँ जुबिलेंट अपने को डिविडेंड देता था बरसों पहले? उन लोगों का टारगेट होता है मैं ज्यादा से ज्यादा सिटी कवर करूं, एक बार उनको एक्सपांड तो कर लेने दो दोस्तों, फिर पूरा पूरा कैश फ्लो कैपेक्स के बदले आपके बैंक में आएगा, राइट? तो हमें हमारा पोर्टफोलियो मिक्स करना चाहिए। ग्रोथ सेक्टर में जितना रहेंगे उतना पोर्टफोलियो को ग्रोथ मिलेगा, राइट? पर सेफ्टी भी चाहिए, तो मैच्योर सेक्टर भी चाहिए। मैच्योर मतलब आपका आईटी, एफएमसीजी, ये सब मैच्योर सेक्टर है। ये सब ने ऑलरेडी एक्सपांड किया हुआ है, तगड़ा कमा रहे, कैश फ्लो अभी से वो लोग आपके बैंक में 50-50% आने दे रहे। तो आप बोलोगे नहीं पीयूष भाई मैं तो खाली ग्रोथ में रहूंगा, राइट? तो वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी आपके पोर्टफोलियो में। जितने मैच्योर सेक्टर होंगे उतनी वॉलेटिलिटी कम रहेगी। पर हमें क्या चाहिए? ग्रोथ भी तो चाहिए। तो आपको प्रॉपर बैलेंस करना चाहिए, कोई भी एक तरफ के रास्ते पे नहीं निकल पड़ने का। आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ सेक्टर होने ही चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में मैच्योर सेक्टर होने ही चाहिए, ताकि बुरे समय पे आपको बचाए और कंसिस्टेंट इनकम दे। आपके सेक्टर में डिकेइंग सेक्टर बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि डिकेइंग सेक्टर होंगे वो आपके ओवरऑल रिटर्न को कम करेंगे। तो यही दोस्तों तरीका है अपने परसेंटेज को इंक्रीज करने का। बेटर बी विथ ग्रोथ एंड मैच्योर सेक्टर्स। उसमें जितनी बढ़िया क्वालिटी कंपनी लोगे, राइट, उतना ही ज्यादा आपका सेफ्टी रहेगा। अगर हमने ग्रोथ सेक्टर में गए पर कंपनी का सिलेक्शन बिल्कुल घटिया किया, ऐसी कंपनी में पैसा डाल रहे जो अपना मार्केट ही नहीं बना पा रही है, ऐसी कंपनी में पैसा डाल रहे जो कैश ले ही नहीं जा पा रही है अपने घर, तो वो नहीं ले जा पा रही है, हम कहां से ले जाएंगे? सो ग्रोथ और क्वालिटी का संगम बहुत जरूरी है परसेंटेज के लिए। आप सिर्फ ग्रोथ सेक्टर में रहोगे तो जरूरी नहीं है पैसा बनेगा। ग्रोथ में क्वालिटी को ऐड करोगे, कोई डाउट नहीं है दोस्तों, पैसा क्यों नहीं बनेगा। लोगों को लगता है शेयर बाजार रिस्की है, ये रिस्क फ्री गेम है स्टॉक मार्केट। समय होना चाहिए आपके पास शांति से काम करने का, किसी पे डिपेंड नहीं रहने का। हमने आपको एक एक्सरसाइज दी थी कि अभी दिमाग चलाना चालू हो जाना चाहिए। कभी भी कोई आपको नींद में से जगाए, आपको पता होनी चाहिए ये ग्रोइंग सेक्टर है, राइट? तो मैंने जो असाइनमेंट दिया था वो आप सबके सामने है। मुझे उम्मीद है, देखने तो कितने लोगों ने फिल किया है। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, काफी लोगों ने ये फिल किया है। तो हमने यहाँ पे आपका यूं ही एक नॉर्मल आपका इनकम, आपके एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी का कॉलम बना के दिया हुआ था, राइट? जो हमें ध्यान रहे कि हमारी एसेट्स तगड़ी होनी चाहिए, जो हमारे एक्सपेंस और इनकम दोनों का ख्याल रख सके। अकेला एक्सपेंस का ख्याल रखेगी एसेट तो हमें जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। पर अगर एसेट आप ऐसी बनाते हो जो एक्सपेंस का भी ख्याल रखे और आपकी इनकम का भी ख्याल रखे, तो हम कहीं कभी भी रिटायर हो सकते हैं, राइट? दिस वाज योर एक्सरसाइज। आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी ग्रोइंग कंट्रीज है, कौन सी कंट्रीज है जिसका तगड़ा ग्रोथ हो रहा है।
कौन सी इंडस्ट्रीज में मैंने पैसे डालने हैं, राइट? सो दीज आर द इंडस्ट्रीज, द लिस्ट विच यू आर गोइंग टू क्रिएट। जैसे यहाँ पे आशुतोष भाई का डेटा मैंने ओपन किया, तो देखो बढ़िया आपने काम किया है। बैंक्स, एनबीएफसी, आईटी कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट स्टोर, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, रेस्टोरेंट, these all are your priorities, right? तो अपने आप को पूछो कि इंडिया जो है अगर यंग कंट्री है तो यंग कंट्री में कौन से सेक्टर बढ़ने चाहिए, वो सेक्टर का लिस्ट बना लो। अपने आप से पूछो अगर इंडिया में अर्बनाइजेशन होता है तो कौन से सेक्टर बढ़ने चाहिए, अगर इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, कौन से सेक्टर बढ़ेंगे। इंडिया डेवलपिंग से डेवलप स्टेज पे जाता है, तो ऐसे केस में हमें स्ट्रॉन्ग इंफ्रा की जरूरत होती है। हमारा नेशनल इंफ्रा प्लान ये कहता है आने वाले समय में ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंफ्रा पे होगा, तो कौन से सेक्टर बढ़ने चाहिए इंफ्रा में। अर्बनाइजेशन जबरदस्त होगा आने वाले दशक में, कौन सा सेक्टर इसका लाभ उठाएगा। लिस्ट बनाओ दोस्तों और फिर ट्रेंड के साथ चलो, डेटा देखते जाओ, खाली लिस्ट नहीं। लिस्ट बनाया, चेक करो ना, क्या आपने उम्मीद रखी थी डिपार्टमेंट स्टोर के धंधे बढ़े, क्या सही में बढ़ रहे? बढ़ रहे हैं तो आप सही राह पे हो, नहीं बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे प्रायोरिटी कम करते जाओ दोस्तों। हमें ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए, राइट? सो मैं पूरी उम्मीद करूंगा आप लोगों ने बढ़िया लिस्ट बनाया होगा। यस, जो लोग आज की मीटिंग में है, जिन किसी ने कुछ भी इंडस्ट्री पे काम किया हो, वो अपने नाम चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम थोड़ा आपका डेटा चेक करने का प्रयास करेंगे और उसमें कुछ प्लस माइनस हो तो हम एडिशन डिलीशन करेंगे, राइट? सो all those people who have done the work and those are in today's meeting, you can definitely use your chat box so that we can discuss your data. उसके साथ मैं आपको कुछ यहाँ पे जो आपने डेटा बनाया हुआ है उसी पे कुछ हिंट भी देना चाहूंगा, राइट? जब भी हम लोग डेवलपिंग से डेवलप स्टेज की बात करते हैं दोस्तों, ऐसे समय में अलग अलग कंट्रीज में जो कुछ हुआ है उसका गाइडेंस हमें यहाँ पे मिलता है कि यार वो देश में क्या बढ़ा था, जब यूएस यही प्रोसेस से निकला वहां पे क्या बढ़ा, जब चाइना अभी लेटेस्ट सिनेरियो है, चाइना डेवलपिंग से डेवलप्ड हो गया, वहां पे कहा क्या सेक्टर बढ़े। और इन्हीं डेटा के आधार पे इंडिया में सेक्टर देखे जाते हैं और फिर उनको ट्रैक किया जाता है, राइट फ्रेंड्स? तो आप लोगों के हिसाब से यहाँ पे अगर हमें मेरे को यहाँ पे लिस्ट बनाना है, मेरी शुरुआत किधर से होनी चाहिए, हु विल गाइड मी? ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में शुरुआत में मेरा ध्यान कौन सी 4-5 इंडस्ट्री पे होना चाहिए? या गिगी वर्गीस एंड सुनीता भासिन, अब दोनों ने लिखा है आईटी इंडस्ट्री, राइट? सो यस, डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है। हमेशा ये प्रोसेस में याद रखने का कि इंडिया जो ऐसे बढ़ता जा रहा है, सबसे तगड़ा ग्रोथ रिटेल का आता है। रिटेल का इसलिए आता है क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी भारत की बिलो पॉवर्टी लाइन से अपने आप को अपग्रेड कर रही है, और जो कि इंडिया में 25% लोग बिल्कुल लोअर इनकम में आते थे। अब ये दशक में हम अपने आप को अपग्रेड करने वाले हैं और हर 2 में से 1 व्यक्ति हायर इनकम में होगा। आज ही जीडीपी के डेटा है, आपने जीडीपी पर कैपिटा का अगर उसमें डेटा चेक किया हो दोस्तों, हमारा जीडीपी पर कैपिटा अगर हम कांस्टेंट देखें, अगर उसमें हम लोग इन्फ्लेशन को ऐड ना करें, 18% का रूपी वैल्यू में ग्रोथ है, जबरदस्त ग्रोथ आया है दोस्तों। तो इससे सीधा मतलब है कि रिटेल जो है वो बूम करता है ऐसी जगह पे, कंपनियों को फायदा होता है क्योंकि कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च कर पाती है और प्रीमियम प्रोडक्ट में कंपनियों का मार्जिन अच्छा होता है। नहीं तो कंपनियों को सस्ता सस्ता वो शैशे पाउट लॉन्च करने पड़ते हैं जहां पे उनके मार्जिन भी कम होते हैं, राइट?
सो पहला ध्यान रिटेल पे रखें। रिटेल के साथ रिटेल के रिटेल के साथ फाइनेंस एक ग्रोइंग सेक्टर माना जाता है। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, ये सब याद रखना बिल्कुल आसान है। इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। इंडिया में जो रेस्टोरेंट उद्योग है, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। फाइनेंस में अगर आप देखो, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ये सब तगड़ा ग्रोथ कर रहे हैं और ग्रोथ करेंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसे होंगे तो वो बचत करेंगे ना। अब जब लोगों के पास पैसे बढ़ेंगे तो उनका डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ता है, जो रिटेल में जाता है और फाइनेंस में जाता है, राइट। कंपनियां बड़ी बनती है, टेक्नोलॉजी में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोगों के पास होता है, लोग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। रिटेल में ही ई कॉमर्स आता है, आप उसको टेक्नोलॉजी बोलो। अगर फिनटेक देखते हो तो टेक्नोलॉजी और रिटेल का संगम बोलते हैं इसको। हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग अच्छा होता है, हालांकि इंडिया में हेल्थ केयर पे गवर्नमेंट खुद बड़ा स्पेंडिंग कर रही है। हमने पिछले कुछ समय में देखा है, गवर्नमेंट ने योजनाएं लॉन्च की है, तो ये योजनाओं से लोगों को डायरेक्ट लाभ होता है। अब ये हो सकता है कि इससे प्राइवेट कंपनियों को थोड़ा विपरीत असर पड़े, राइट, क्योंकि लोगों के पास जब ऑप्शन नहीं होते तो प्राइवेट कंपनीज की अपॉर्चुनिटी बड़ी होती है। पर जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग तगड़ा करती है हेल्थ केयर पे, राइट, तो वहां पे थोड़ी इफेक्ट आती है। इंफ्रा, राइट। आप लोगों ने मेरे को अभी बताया आईटी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आईटी कंसल्टिंग इंडस्ट्री। मेरे को बताओ, ये जो सेक्टर है, ये कितने परसेंटेज से उम्मीद करना चाहिए? आपको हमेशा कोई भी सेक्टर में ये पता रहना चाहिए कि अगर मैं आईटी में पैसा डालूंगा, मैं आने वाले समय में कितना ग्रोथ उम्मीद करूंगा। दोस्तों मैं बता दूं, ये अभी तक की इमर्जिंग इंडस्ट्री थी। हमने इस इंडस्ट्री में 20% का ग्रोथ देखा है। ये इंडस्ट्री दुनिया भर को कैटर कर रही है। अभी डेवलपिंग कंट्रीज तो स्पेंडिंग ही नहीं कर रहे आईटी कंसल्टिंग पे। आप ये दशक में देखोगे डेवलपिंग कंट्रीज भी स्पेंडिंग करेगी। तो पिछले 2 दशक में आपका इंडस्ट्री 20% से बढ़ा है। आने वाले दशक भी मैं 12 से 15% तो ग्रोथ मिनिमम उम्मीद करूंगा दोस्तों, मिनिमम, राइट। लेट मी राइट डाउन 15% ग्रोथ, तो 15% ग्रोथ हमें उम्मीद करना चाहिए, हमको मिलना है आईटी में, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 15% ग्रोथ। शॉर्ट टर्म, अभी नियर टर्म में क्या लगता है आईटी ये साल कैसा ग्रोथ करना चाहिए? यस एनीबॉडी? आईटी इंडस्ट्री का नियर टर्म डेटा क्या कहता है? तगड़ा ग्रोथ, म्यूटेड ग्रोथ? 20% शॉर्ट टर्म। देखो शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म, अभी हम शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो कृणाल ने बिल्कुल सही लिखा है, आफ्ताब जी, म्यूटेड, राइट। देखो आईटी कंसल्टिंग है धमाकेदार इंडस्ट्री, तगड़ा ग्रोथ देने वाली है आपको, लेकिन इनका बिजनेस आता है डेवलप कंट्री से, जहां पे मंदी की बड़ी असर है, जहां पे इन्फ्लेशन इनकम से ज्यादा बढ़ रहा है, तो कंपनीज के स्पेंडिंग पे इसकी नेगेटिव इफेक्ट आएगी। हम जब इंडिया को कहते हैं कि इंडिया का जीडीपी सबसे तगड़ा ग्रोथ करेगा, तो इंडिया मतलब डोमेस्टिक कंजप्शन। अब जब आईटी की बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल कंजप्शन हुआ, राइट। आईटी कंसल्टिंग अपना स्पेंडिंग वर्ल्ड में होता है। वीकन रूपी का तो शैलेश भाई इनको फायदा होगा, बड़ा ना, क्योंकि इनको रुपया डॉलर में आना है, तो आईटी को उसका फायदा होता है, राइट। लेकिन ग्रोथ शॉर्ट टर्म में हम म्यूटेड उम्मीद करेंगे, जब तक कि ये वार वार खत्म नहीं होता है और इन्फ्लेशन वापस से प्रॉपर नहीं होता है, राइट। तो ये इन्फ्लेशन और वॉर के
हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे। आपको देखो पहले से पता होना चाहिए कहाँ बुराई चल रही है, कहाँ अच्छी चल रही है। तो ये समय पे आप बड़े फॉल देख सकते हो आईटी में, उसका आप फायदा उठा सकते हो, राइट? आने वाले समय में ग्रोथ मिलना चाहिए। मेरे को कोई कंपनी ही बता सकता है आईटी कंसल्टिंग, अगर मैंने यहाँ पे लिखा और मेरे को आईटी कंसल्टिंग में पैसा डालना है, सो विच कंपनी आई शुड राइट डाउन हियर? वर्गीस जी ने टीसीएस बताया है, आफ्ताब आलम जी ने एलटीआई बताया है। लेट मी राइट डाउन हियर टीसीएस, टाटा इलेक्सी बताया, वंडरफुल। देखो आप सबको क्या ध्यान होना चाहिए, एक इंडस्ट्री का नाम और इंडस्ट्री का ग्रोथ की अंदाजा, मैं अगर आईटी में पैसा डालता हूं कितने परसेंटेज से मेरा धंधा बढ़ेगा। अब आपने आईटी में डाल दिया, आपकी कंपनी अगर वो ग्रोथ का फायदा नहीं उठा पाई तो आपने कोई ऐसी कंपनी में डाला है जो कोई एक दो सेगमेंट में काम करता है, मान लो कल वो सेगमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो, या आपने पैसा ऐसी कंपनी में डाला जो एक दो कंट्री पे डिपेंड है, मान लो वहां पे प्रॉब्लम आया तो आने वाले 10-15 सालों में रीजनल प्रॉब्लम आप फेस करोगे। तो पहले से प्रिपेयर हो जाओ। रीजनल प्लेयर में पैसा नहीं डालने का, वो आपके पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी ला सकता है। तो ऐसा बड़ा खिलाड़ी देखो जो दुनिया भर में फैला हुआ है, ताकि आपको ये रीजनल हैरान न करे आने वाले टाइम में, राइट? अब टीसीएस में अगर आप पैसा डालते हो, यस, तगड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा टर्नओवर। अब देखो दूसरी कंपनी, अगर सेकंड नंबर की कंपनी कौन सी है, कौन बताएगा? टीसीएस का टर्नओवर आईटी में सबसे ज्यादा। टीसीएस के बाद कौन सी कंपनी आती है, अभी तो आप सबको ये पता ही रहना चाहिए। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन आईटी कंसल्टिंग? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी, यस, चैट बॉक्स इज ओपन। आफ्ताब जी क्या बात है, सेले वर्गीस जी वेरी गुड। इन्फोसिस, अब इन्फोसिस, यस विकास भाई, सुनीता मैडम, यू आर राइट। नाउ इन्फोसिस और टीसीएस के टर्नओवर में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि माइनर डिफरेंस है? क्या कहते हो अभी आप लोग? अभी हम डेटा नहीं देखेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे कि हमको अभी याद है कि नहीं, क्योंकि 4 महीने से लगे हुए इन सब चीजों के पीछे। यस, द मार्जिन इज ह्यूज और इट्स सो सो। आफ्ताब जी बिग डिफरेंस, शैलेश भाई, यार सुनीता मैडम, वर्गीस जी, डेफिनेटली बड़ा डिफरेंस है। तो ये ह्यूज डिफरेंस ह्यूज लीडरशिप बताता है, राइट? क्वालिटी वाइज जबरदस्त है, ग्रोथ ये लोग बढ़िया करते हैं। तो टीसीएस में अगर मैं पैसा डालता हूं तो मैं 5% वेटेज कर सकता हूं, क्योंकि मुझे कोई दूसरे रिस्क नहीं है, रीजनल रिस्क वगैरह। पर अगर आपने यहाँ पे एलटीआई लिखा था, राइट, लेट मी चेक किसने लिखा था एलटीआई, या आफ्ताब जी ने एलटीआई लिखा था। अब एलटीआई के लिए प्रिपेयर हो जाओ। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एलटीआई, तो एलटीआई के टर्नओवर में और टीसीएस के टर्नओवर में कितना डिफरेंस है? यस, देखने का नहीं है अभी डेटा, अभी सब याद रखने का है। यस, याद है क्या किसी को? एलटीआई इज मेकिंग द टर्नओवर सिमिलर, नो, बड़ा नहीं है शैलेश भाई। टीसीएस जितना प्रॉफिट करता है उतना एलटीआई धंधा करता है ना? याद करो, याद करो, यस यस। कोई डाउट नहीं है, बड़ा बैकग्राउंड है इन लोगों का, बहुत अच्छी कंपनी है, बट स्टिल मिस किधर कर रहे हैं ये लोग? मार्केट शेयर में। तो जब कभी ऐसी कंपनी में पैसा डालो, ये अच्छी ही कंपनी है, देखो मैं खुद रिकमेंड करता हूँ सिंस आईपीओ, पर हमें पता है इसका ड्रॉबैक क्या है। मैं एलटीआई में डालूंगा, मैं 2% ही रुपया डालूंगा। अब उल्टा नहीं कर सकते, टीसीएस में 2%, एलटीआई में 5%, नो, राइट? क्योंकि हमें दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट पता है। ऑल राइट फ्रेंड्स, ये डेटा डाल देने के, अगर डेप्ट है और कम वेटेज कर दो, जितने उसके बुरे पॉइंट उतना कम वेटेज, और यहाँ पे प्राइस रेंज लिख देने का, राइट? प्राइस रेंज लिखोगे तो फायदा होगा। अनिल भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, माइंड ट्री का एलटीआई में मर्जर हो जाएगा, पर फिर भी वो आधे धंधे तक भी नहीं पहुंच पाएंगे टीसीएस को, बराबर ना? तो भी ये छोटे ही रहेंगे, पर चलो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि माइंड ट्री भी एक बड़ी कंपनी है, राइट? बट स्टिल आने वाले 10 साल में कोई भी आईटी की कंपनी टीसीएस की लीडरशिप छीन ले
ऐसा नहीं लगता है। इवन इन द केस ऑफ टाटा एलेक्सी जो आपने लिखा है वर्गीस जी ने, टाटा एलेक्सी इज ऑल्सो अ कंपनी इन सम निश मार्केट। उनके कुछ फिक्स मार्केट है, वो मार्केट में सेगमेंट में ये लोग काम करते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही बढ़िया वो सेगमेंट का ग्रोथ है। सो अगेन अगर मैं टाटा एलेक्सी में डालता हूं, अगेन मेरा कितना वेटेज होना चाहिए? 2%, राइट। मैं टीसीएस से डायरेक्टली इनको कंपेयर करूंगा, बराबर ना? सो हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आईटी। आईटी के साथ दूसरी कौन सी? देखो, पहला चॉइस रिटेल ही होना चाहिए। जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आईटी से चालू नहीं करने का। सबसे बढ़िया ग्रोथ रिटेल ही करने वाला है। नींद में से उठाए तो भी इसको याद रखने का। तो शुरुआत पोर्टफोलियो बनाने की रिटेल से करने की, राइट। बट यस, टेक्नोलॉजी इज अ ग्रोइंग सेक्टर, नो डाउट अबाउट इट। तो अभी हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोगों ने मुझे बताया। लेट मी सी, टीसीएस और ये सब तो हो गया। इससे पहले आपने इंडस्ट्री कहाँ लिखी थी? ओके ओके, आईटी। बैंकिंग इंडस्ट्री सुनीता मैडम ने बताई, राइट। चलो, बैंकिंग कितनों को लगता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रोथ कर सकेगी? क्या बैंकिंग? मैं यहां पे लिख देता हूं ग्रोइंग में। बैंकिंग लिखूं, प्राइवेट बैंकिंग की गवर्नमेंट बैंकिंग? या तो रिद्धि मैडम सुनीता मैडम के साथ है। हाँ, सुनीता मैडम आपके सपोर्ट में। रिद्धि मैडम, उन्होंने भी बोला यस विल ग्रो, नो डाउट अबाउट इट। जैसे जैसे इंडिया में, देखो वैसे देखा जाए ना, तो इंडिया पे डेप्ट बहुत कम है। हमारी डेप्ट दूसरी कंट्रियों के मुकाबले तो बहुत कंफर्टेबल है। ना कंट्री पे डेप्ट है, ना गवर्नमेंट पे डेप्ट है, ना कंज्यूमर पे डेप्ट है। हम कं, दुनिया भर की लोएस्ट मोर्टगेज वाली कंट्रियों में से है। अभी तो इंडिया खुला नहीं है मोर्टगेज फाइनेंस में। अभी तो हमने फाइनेंस लेना भी चालू नहीं किया है। एक छोटे लेवल पे भी फाइनेंस है। तो बैंकिंग को बढ़िया बढ़ना है। पर बैंकिंग में क्या, प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक? ये मेरा आप लोगों से प्रश्न था, तो यहाँ पे मुझे कुछ जवाब मिले। यस, रिद्धि मैडम ने लिखा है प्राइवेट बैंक, वर्गीस जी प्राइवेट बैंक। ओके, तो यहाँ पे तीन प्रकार की बैंक है ना, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक और तीसरी कौन सी? यस, देखने दो, भूल गए क्या? तीसरी कौन सी बैंक थी? प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, एब्सोल्युटली राइट, राइट। तो ये तीन में से देखो, अगेन पहले ग्रोथ देखने का, तो आपको ग्रोथ गवर्नमेंट बैंक में मिलने वाला है। सेल्स ग्रोथ मैं यहाँ पे लिखता हूं, पीएसयू बैंक। मुझे बताओ, अगर मैं पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट करता हूं, मुझे कितने ग्रोथ की उम्मीद रखनी चाहिए? दोस्तों, ये उम्मीद बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहला जवाब आपको मिलना चाहिए, मैं कितना ग्रोथ की उम्मीद करूं। सो यस, चैट बॉक्स इज ओपन, यू कैन राइट डाउन व्हाट आई शुड एस्टिमेट। शैलेश भाई ने 5 to 10% लिखा है। बिल्कुल सही बात है शैलेश भाई, 100% आई एग्री विथ यू, राइट। कि गवर्नमेंट बैंक में हम 5 या 10% का ग्रोथ की उम्मीद कर सकते, उससे ज्यादा नहीं। इनका धंधा उतना ही बढ़ने वाला है, तो इतना तो इंडिया का जीडीपी बढ़ने वाला है, राइट। गवर्नमेंट बैंक में आपको फायदा क्या होगा पता है अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो? वैल्यूएशंस का। क्योंकि पिछले कई समय से गवर्नमेंट बैंकिंग फंसी हुई थी एनपीए में, तो सारी गवर्नमेंट बैंक अपनी बुक वैल्यू से भी कम भाव पे मिल रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को, इन्वेस्टर्स को डर था कि इनकी बुक वैल्यू हर साल गिरती जाएगी, तो ये बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे है। अब आने वाले समय में हम गवर्नमेंट बैंक में जरूर उम्मीद करेंगे कि इनकी एनपीए डिक्रीज होगी। दोस्तों, हमने 3 साल पहले जब गवर्नमेंट बैंक बुरे हाल में थे, तब हमने कहा था कि आप शॉर्ट टर्म में देखोगे कि स्टेट बैंक 30,000 करोड़ के प्रॉफिट पे आएगी और ज्यादातर गवर्नमेंट बैंक प्रॉफिट में आ जाएगी।
उस समय लोगों को विश्वास नहीं होता था, क्योंकि 30,000 करोड़ तो वो टाइम पे तो टीसीएस भी नहीं कमाती थी। देखो, इस साल का एसबीआई का प्रॉफिट कोई मुझे बोल सकता है कितना किया है? हाउ मच प्रॉफिट एसबीआई मेड? या सेम जो अपनी बात थी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास धंधा ऑलरेडी था। अब वो ग्रोथ भी नहीं कर रहे अच्छा। एसबीआई आपका ग्रोथ 8-1% ही होगा, उससे ज्यादा नहीं करने वाली है गवर्नमेंट बैंक। लेकिन आपको वैल्यूएशंस में फायदा होगा। क्यों? क्योंकि वो सब अंडर वैल्यूड थी, बुरे बैलेंस शीट की वजह से। राइट? तो अब आने वाले समय में जंप वैल्यूएशन में देखोगे, पर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ नहीं मिलेगा। बराबर है? तो आपको गवर्नमेंट बैंक जितना ग्रोथ करेगी उससे ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज दे आर अंडर वैल्यूड। बराबर है कि नहीं? बट स्टिल यू कांट एक्सपेक्ट 15% कगार रिटर्न इन गवर्नमेंट बैंक। राइट? आप 10-12% उम्मीद रख सकते हो। हमारे पास एसबीआई है बरसों से, और हम यही उम्मीद करते हैं। ऑल राइट? पर गवर्नमेंट बैंक में आपका बड़ा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पीएसयू बैंक मिटा के अगर प्राइवेट बैंक लिखूं, तो मुझे ग्रोथ बताना कितना करेंगे। पर पीएसयू बैंक में अगर मेरे को कोई कंपनी चाहिए, तो मेरे को बताओ विच बैंक, विच कंपनी आई शुड इन्वेस्ट, स्पेशली पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक। यस प्लीज। अलाहाबाद बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, या वर्गीस जी जो मैंने बताया ना अभी, कि गवर्नमेंट बैंक अंडर वैल्यूड है। देखो, बहुत सी बार आपको अंडर वैल्यूएशन के बहुत फायदे होते हैं। बरसों जब कोई अंडर वैल्यू, देखो अभी रुचि सोया है, राइट? तो रुचि सोया नाम से लोगों को डर लगता है, क्योंकि वो उठ गई थी कंपनी। राइट? वो अपने डेप्टर्स को पैसा नहीं दे पा रहे थे। तो एक बुरी इमेज होती है। जो वेंडर्स होते हैं, उनको पता है कि पेमेंट नहीं आने वाला है। तो वो अभी भले रुचि सोया के मालिक बदल गए, पर फिर भी लोगों को डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस बुरा मिला हुआ है। इसी वजह से ये अंडर वैल्यूड होते हैं। अब जब रुचि को पतंजलि ने खरीद लिया है, इमरजेंस हुआ है एकदम, कि आने वाले समय में 100% जबरदस्त ग्रोथ उम्मीद करेंगे हम। 15-20% का सेल्स ग्रोथ मिलना ही चाहिए। पर ज्यादा फायदा क्यों होगा पता है? बिकॉज दैट इज अंडर वैल्यूड। सो सेम थिंग इन गवर्नमेंट बैंक, योर गवर्नमेंट बैंक्स आर अंडर वैल्यूड। तो आपको वैल्यू बाइंग का फायदा मिलता है। राइट? पर बड़ी प्रायोरिटी नहीं। अगर एसबीआई में पैसा डालते 1-2 टका ही डालने का। राइट? अब अगर मैं यहाँ पे कंपनी का नाम लिखूं, तो गवर्नमेंट बैंक जो कि हाईली चैलेंज्ड सेक्टर है, बुरा सेक्टर है ना, फिर भी अगर मेरे को पैसा डालना है, तो मेरे को कौन सी कंपनी में डालना चाहिए? यस प्लीज। शैलेश भाई, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी। सुनीता मैडम, एसबीआई। विनोद भाई, एसबीआई। राकेश पटेल, एसबीआई। ओके। देखो शैलेश भाई, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगेन हिस्ट्री देखो, जब एसबीआई प्रॉफिट कर रही थी तब भी ये लोग लॉस कर रहे थे। एसबीआई ने अपनी फ्रेंचाइजीज को जबरदस्त डेवलप किया है। वो लाइफ में नंबर 1, जनरल में नंबर 1, कार्ड में नंबर 1, एएमसी में नंबर 1। तो आने वाले समय में आपको वैल्यू उनकी दूसरी सब्सिडरी से भी मिलने वाली है। जितना पीएनबी और बीओबी धंधा करेगी ना, उतना तो इनकी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस धंधा करेगी। राइट? तो आपको पीएनबी, बीओबी सोचने का भी नहीं। क्यों नहीं सोचने का? क्योंकि जब इमरजेंस हो रहा था ये सब सेक्टर का, तब ये लोग कहाँ चले गए थे? जब एनपीए सुधरे एसबीआई के, तब ये लोग कहाँ चले गए थे? बराबर है? देखो, हमको तो यार, हम इन्वेस्टर है, तो एकदम जो पहले सुधरेगा उसी पे ध्यान देने का। जो 3 साल बाद सुधरेगा उसको डिब्बा बोलते हैं। बराबर? वो परफॉर्म करेगा। पीएनबी, बीओबी परफॉर्म इसलिए करेगा क्योंकि गवर्नमेंट बैंक परफॉर्म करेंगे। हमें वो क्योंकि नहीं चाहिए, हमें लीडर चाहिए। राइट? So SBI should be our top priority, right? And now, मैडम रिटर्न तो मिलेंगे ही ना। आपका गवर्नमेंट बैंक 8%, 10% से तो ग्रो करेगा। राइट? इसीलिए, और इनकी जो कंपनियां है, देखो टक्कर में है सुनीता मैडम। आज एसबीआई लाइफ एचडीएफसी से अच्छा कर रही है।
बराबर। और मैं खाली धंधे में नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनके पास कस्टमर बहुत ज्यादा है इसलिए उनका लाइफ इंश्योरेंस बहुत अच्छा है, लेकिन क्वालिटी कैसे ज्यादा है? एसबीआई लाइफ के मार्जिन भी अच्छे हैं, एसबीआई जनरल के मार्जिन अच्छे हैं, एएमसी के मार्जिन अच्छे हैं। तो ये लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें इनकी तारीफ करनी होगी, राइट? नाउ प्राइवेट बैंकिंग, अगर मैं इधर लिखूं पीवीटी बैंक, जो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट बैंक से पहले। आप बोलो मैं एसबीआई में पहले डालूंगा, प्राइवेट में बाद में डालूंगा, तो नहीं चलेगा। दैट इज नॉट अ बेटर थिंग। पहले प्राइवेट बैंक फिर गवर्नमेंट बैंक, राइट? तो प्राइवेट बैंकिंग में हम यहाँ कितना ग्रोथ लिखे? यस प्लीज, कितना ग्रोथ लिखना चाहिए हमें? व्हाट ग्रोथ आई शुड एक्सपेक्ट इन प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री? ग्रोथ मतलब समझ गए ना, धंधा कह रहा हूं, धंधा। कितने से ये लोग सेल्स बढ़ा पाएंगे? या रिद्धि मैडम 10-15, शैलेश भाई 10-15, ओके, वर्गीस जी 7%, ओके, राकेश भाई 10 to 12%, ओके, राइट। देखो 10% बिल्कुल नहीं। अगर 10% प्राइवेट बैंक ग्रोथ करेगी तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, राइट? क्योंकि इतना तो जीडीपी ग्रोथ करेगा। आने वाले समय में जीडीपी का जो ग्रोथ है उसका इनको फायदा तो होगा ही। ये लोग और पेनेट्रेट होंगे, लोग और बड़ी बड़ी लोन लेंगे। हम कम से कम 12% की उम्मीद प्राइवेट बैंकिंग में सेल्स से जरूर रखेंगे। 15 to 18% का ग्रोथ, ये रेंज में हमें उम्मीद करनी चाहिए। ऑलराइट, यहां पे मैंने नियर टर्म आईटी में म्यूटेड लिखा था। मुझे बताओ गवर्नमेंट बैंक में और प्राइवेट में नियर टर्म में मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए? यस एनीबॉडी? ये दोनों में नियर टर्म में क्या? आउट परफॉर्मेंस, एवरेज, अंडर परफॉर्मेंस? यस प्लीज। ओके, कृणाल भाई ने लिखा है बुलिश, शैलेश भाई ने लिखा है म्यूटेड, सुनीता मैडम अंडर परफॉर्मेंस, म्यूटेड रिद्धि मैडम, एवरेज। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। देखो यही चीज हमें पता होनी चाहिए जो लोगों को नहीं होती है। कृणाल भाई आपने बुलिश लिखा है, गलत बात है। देखो आज ही जीडीपी डेटा है ना, सॉरी कल रात को आए, जीडीपी डेटा में भी उन्होंने क्रेडिट ग्रोथ बताया हुआ है, राइट? अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। जीडीपी डेटा में उन्होंने क्रेडिट ग्रोथ का एक्सप्लेन किया, और क्रेडिट ग्रोथ अभी भी म्यूटेड है। ये बैंक्स क्यों नहीं चल रही है इतनी बढ़िया? बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ इज म्यूटेड। तो ये आने वाले समय में अच्छा होगा, पर शॉर्ट टर्म तो हम प्रिपेयर रहे कि शॉर्ट टर्म ये म्यूटेड है, राइट? और मैंने गवर्नमेंट बैंक में क्या लिखा है शॉर्ट टर्म में? वैल्यू बाइंग, इनके वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग है। और प्राइवेट बैंक शॉर्ट टर्म, गवर्नमेंट की भी ग्रोथ तो म्यूटेड ही रहेंगे, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ नहीं है तो इनको थोड़ी ना क्रेडिट मिलने वाली है, राइट? तो दोनों में ग्रोथ इन द नियर टर्म शुड बी म्यूटेड। तो हम नियर टर्म में उम्मीद नहीं रखेंगे रातों रात कंपनियां चले, राइट? बट यस, दिस शुड बी अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट एट वेरी गुड वैल्यूएशंस। ऐसे समय पे ही आपको शेयर सस्ते मिलते हैं। धीमे धीमे करके एक्यूमुलेट करो, बहुत एग्रेसिव होने का जरूर नहीं है। एग्रेसिव कब होने का? जब क्रेडिट ग्रोथ आ जाता है तब। बराबर है? आपको कैसे पता चलेगा क्रेडिट ग्रोथ आ गया? कौन बताएगा मुझे? हाउ विल आई नो दैट यस, लेट मी बिकम एग्रेसिव, क्रेडिट ग्रोथ इज बैक? शैलेश भाई, लोन ग्रोथ हो तो। बराबर ना? बिल्कुल सही बात है। लोन बढ़ती है वो आरबीआई कह ही देता है, जीडीपी के डेटा में आ ही जाता है। भले आपको 3 महीने बाद पता चलता है रिजल्ट में, है ना? देखो एनुअल रिजल्ट आए, हमें पता है ये ग्रोथ नहीं है। Q1 को ट्रैक करना, और आपको अगर क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता दिखाई दे, यस यू कैन बिकम एग्रेसिव, राइट? क्योंकि क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, ना अभी गवर्नमेंट में है ना प्राइवेट में है, सबकी एनपीए सुधर रही है। एंड लास्ट ईयर वाज द बेस्ट ईयर फॉर बैंकिंग, क्योंकि अब तक प्राइवेट बैंक प्रॉफिट करती थी, गवर्नमेंट बैंक सब लॉस करती थी। पिछला साल सबने मिलके धमाकेदार प्रॉफिट किया है,
बराबर है। सो यस, क्वालिटी इज इंक्रीजिंग। तो हमने यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का लिख दिया। यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक में मैं एसबीआई लिख देता हूँ। अगर एसबीआई में पैसे डालते हैं, यस 1 to 2% इज इनफ, है ना, क्योंकि एचडीएफसी जैसा तो ग्रोथ नहीं उम्मीद करेंगे। अब गवर्नमेंट बैंक में तो एसबीआई लिखा, प्राइवेट में क्या बताओ मेरे को। आप में से कई लोगों ने एचडीएफसी का नाम लिखा हुआ है, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। आईसीआईसी भी लिखा है, आईसीआईसी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है नियर टर्म में, पर मैं आपको कहूंगा 100% एचडीएफसी के साथ ही रहने का, क्योंकि इतने वर्षों से हम लोग सारी बैंक ट्रैक कर रहे हैं। पर आईसीआईसीआई ने हमें बहुत बार धोखे दिए हुए हैं, एक बार नहीं अनेक बार। एनपीए एचडीएफसी बैंक जितनी बढ़िया मेंटेन करता है, उनके सामने कोई नहीं आ सकता दोस्तों। आईसीआईसी बैंक की एनपीए गवर्नमेंट जैसी थी, राइट। अभी ये लोग इंप्रूव कर रहे हैं। तो यस, अभी आपका आईसीआईसी बैंक भी अंडर वैल्यूएशन पे है, क्योंकि बहुत बुरा हुआ था कई बार। तो इनके वैल्यूएशन गवर्नमेंट बैंक जैसे है, राइट। पर हमें लॉन्ग टर्म सेफ्टी चाहिए, एचडीएफसी बैंक। और एक्सिस का तो नाम लिखना नहीं चाहिए। देखो ट्रेडर लोग जो होंगे ना, टीवी में बार बार आएगा एक्सिस, क्योंकि टीवी वालों को तो हमें गर्म रखना है, राइट। एक्सिस बैंक का जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, वो सब में कैसा काम है, जो दूसरी फ्रेंचाइजीज है उसमें अच्छा है क्या? किसी में ये अच्छे नहीं है, नंबर 1 है क्या कोई? तो फिर हम क्यों डाले पैसा? एनपी अगेन आईसीआईसी की कैसी है, सॉरी एक्सिस की कैसी है, हाई एनपीए थी इनकी। तो ये सब चीजों से समझे कि आने वाले समय में अगर बैंक्स बढ़ने वाली है तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। यस, एब्सोल्युटली राइट रिद्धि मैडम, जो आपने लिखा है, या वर्गीस जी, करेक्ट, राइट। सो नो एक्सिस, नो आईसीआईसीआई, नो इंडसइंड, नो यस बैंक। Considering past history, we can say only and only HDFC. Even decade back, we were recommending HDFC, even today, and yes, even tomorrow, right? तो यहाँ पे मैंने HDFC बैंक लिखा है। कितना वेटेज लिखूं मैं? 1%, 2%? हाउ मच वेटेज? यस, एनीबडी कैन एनीवन गाइड मी? कितना वेटेज HDFC बैंक में रखना चाहिए? ओके, 5%, रिद्धि मैडम, शैलेश भाई 2%, सुनीता मैडम 3 to 5, आशुतोष भाई 5%, वर्गीस जी मोर देन गवर्नमेंट बैंक, एब्सोल्युटली राइट, अर्नब जी 5%। कोई डाउट ही नहीं ना। देखो एक तो ग्रोइंग सेक्टर है तो वेटेज बनता है, उसमें क्वालिटी कंपनी है, यस वेटेज बनता है। 5% पैसा डाल सकते हैं, राइट, नो डाउट अबाउट इट, ऑलराइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों आ गई। अब कौन सी बैंक एक बची? स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर यहाँ पे लिखता हूं, मुझे कितना ग्रोथ की उम्मीद रखनी चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक से? ग्रोथ, हाँ ग्रोथ, यस एनीवन? आशुतोष भाई 15%, शैलेश भाई 15%, कोई डाउट ही नहीं है ना। मेरे को 15-20% का सेल्स ग्रोथ में जरूर उम्मीद करूंगा, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स जो है वो तो पेनेट्रेटेड है, वो हजारों शहर में पहुंच चुके हैं, 1000 सिटीज में। स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये शुरुआत है। प्राइवेट बैंक को इंडिया के डेवलपमेंट का फायदा होगा, लोगों की बढ़ती इनकम का फायदा होगा, पर स्मॉल फाइनेंस बैंक को लोगों की इनकम का तो फायदा होगा, साथ में पेनेट्रेशन का फायदा होगा। इनको फैलना है अभी। तो ग्रोथ एसएफबी में जो मिलेगा वो ये दोनों में नहीं मिलेगा। लेकिन अगेन ये रीजनल प्लेयर ज्यादा होते हैं, जैसे बंधन, ईस्ट इंडिया और जो दूसरे सब है, कोई ना कोई रीजन में ये ज्यादा पेनेट्रेटेड है। इससे अपना रिस्क बढ़ जाता है। ये लोग वो सेक्टर में काम करते हैं जहां पे एनपीए बड़े होते हैं। आपने देखा ही पिछले साल बंधन का क्या हाल हुआ। तो अगर आपको ध्यान ही होगा,
एसएफबी में जब भी हम कहते थे कि भाई स्मॉल फाइनेंस बैंक में पैसा लगाते हो, तो हमने कितनी बार कहा कि 5% डालना चाहिए। क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम प्राइवेट बैंक जितना पैसा डाल सकते हैं? नो, नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है पर क्वालिटी तो है नहीं बिल्कुल। इनके एनपीए गवर्नमेंट जैसे हो जाते हैं। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखो अभी ये मत बोलना कि पीयूष भाई कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक चलती नहीं है। अरे वो तो अभी आपने समय कहाँ देखा है? अभी तो इनको मुश्किल से 3-4 साल मिले पैदा हुए, और इनके पैदा होने के बाद तो पूरी दुनिया में मंदी चल रही है। परफॉर्मेंस का तो मौका ही नहीं मिला इनको। अब जब इंडियन इकोनॉमी सुधरेगी, आप एसएफबी से भी परफॉर्मेंस देखोगे, बट नेवर एवर इन्वेस्ट मोर देन 1 or 2% इन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये रिस्क होता है यहाँ पे, राइट? तो नाउ आई एम मूविंग बैक फ्रॉम बैंक्स। देखो जब आपने बैंक्स की बात की, जब भी फाइनेंस सेक्टर की बात करें, तो फाइनेंस सेक्टर में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को ना भूलें। पहले बात इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के पास पैसे होते नहीं है, वो अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाते, है ना? अभी पैसे बढ़ रहे, लोग सिक्योरिटी देखेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस लेंगे, टर्म प्लान लेंगे। इंश्योरेंस में मैं यहाँ पे अगर लाइफ और जनरल दोनों लिख लेता हूं, मुझे बताओ कितना ग्रोथ की उम्मीद करना चाहिए? यस प्लीज, कितना ग्रोथ उम्मीद करूं मैं? अगेन चैट बॉक्स इज ओपन। हाउ मच? शैलेश भाई 20-25%, रिद्धि मैडम 15-20, राकेश भाई 15%, अर्नब जी वंडरफुल वंडरफुल। देखो यही सब पता होना चाहिए, नहीं तो आप पोर्टफोलियो बनाने बैठोगे, आप सोचोगे यार मैं लू क्या। अगर आपने पोर्टफोलियो में लाइफ या जनरल को अब जगह दी नहीं है तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी भी है और ग्रोथ भी है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्वालिटी की कमी थी, आप नहीं लोगे चलेगा। आपने बोला मेरे को नहीं लेना है बंधन या एयू स्मॉल फाइनेंस, इट्स ऑल राइट, मत लो। पर आप बोलो मैं लाइफ और जनरल नहीं लूंगा, नहीं चलेगा। नहीं तो फिर ग्रोथ कहां से मिलेगा आपको? ये आपको डेफिनेटली जो आप लोगों ने लिखा है 15-20% के ग्रोथ की उम्मीद रखनी चाहिए। अगेन दोनों प्रकार से देखो, ये दोनों ही सेक्टर अंडर पेनेट्रेटेड है। तो एक आपकी इंडस्ट्री को कौन सा लाभ होगा? पेनेट्रेशन का, राइट? यानी ज्यादा लोग इंश्योरेंस लेंगे। और दूसरा कौन सा फायदा होगा? बड़ा इंश्योरेंस लेंगे, है ना? देखो पहले का एवरेज क्या होता था, लोग 1 लाख 1.5 लाख का मेडिक्लेम लेते थे। अभी की एवरेज चेंज हो चुकी है। लोग जनरल एवरेज इंडिया का देखे तो भी 3-1 लाख का ये लोग मेडिक्लेम लेते हैं, ज्यादातर लोग 10-15 लाख का लेते हैं। तो ये फिगर क्यों बढ़ी? क्योंकि आपके जेब में पैसा बढ़ा, अब और पैसा बढ़ने वाला है। एवरेज डेवलप्ड कंट्री के व्यक्ति, हमारी जितनी इनकम है इंडिया की, उतना वो लोग इंश्योरेंस लेते हैं। यस, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेट मी रिपीट। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से हमारा जीडीपी पर कैपिटा 1,70,000 है, एनुअल इनकम ऑफ एवरेज इंडिया। इतना तो एवरेज डेवलप कंट्री के लोग इंश्योरेंस लेते हैं, 1,70,000 का, यूएस का। तो इंडिया में दोनों फायदे होंगे, पेनेट्रेशन एंड द साइज ऑफ प्रीमियम वुड बी इंक्रीजिंग, the consistency of premium would be increasing, so definitely you are going to get 15-20% growth, right? नियर टर्म में मैं यहाँ पे म्यूटेड लिखता हूं, लेकिन मेरे को लाइफ और जनरल में नियर टर्म में क्या लिखना चाहिए? यस एवरीबॉडी, नियर टर्म में मैं लाइफ और जनरल से क्या आशा रखूं? यस, ग्रोथ, म्यूटेड, अंडर परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस? नहीं सुनीता मैडम, नहीं विनोद भाई, देखो देखो, कोई भी लाइफ या जनरल की कंपनी मुझे बताओ जिन्होंने 15 से कम ग्रोथ किया है। गवर्नमेंट कंपनियों के अलावा हर एक ने ग्रोथ किया है, क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो ग्रोथ इनका जबरदस्त है।
पर ये 2 साल कोविड के क्लेम बहुत आए, तो मेडिक्लेम वाली कंपनियों की भी क्लेम आए और लाइफ वाली कंपनियों की भी क्लेम आए। तो ये दोस्तों प्रॉफिट नहीं कर सके, राइट? तो इसीलिए शेयर टूटे हुए हैं, यानी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। दोस्तों, जब कंपनियां अच्छे वैल्यूएशन पे मिले और वहां पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ की उम्मीद हो, पैसा डालना चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लिखूंगा। मैं इस साल भी 15-20% के ग्रोथ की उम्मीद करूंगा, भले इंडिया की जीडीपी 10% से बढ़े, पर आपके लाइफ और जनरल के प्रीमियम 15% से बढ़ने वाले हैं। सो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शुड बी एक्सपेक्टेड। अभी वैल्यूएशंस घटिया है, बहुत नीचे वैल्यूएशन है, क्योंकि बहुत एनपी आए हुए हैं, हाई क्लेम्स। पर आपको क्या लगता है, ये साल क्लेम पिछले साल जैसे आएंगे? आपको पता ही है पिछले 2 साल कितनी डेथ हुई थी कोविड से। यस, व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको इस साल क्लेम ज्यादा उम्मीद करते हो कि कम उम्मीद करते हो? यस, क्या लिखा है देखने दो। In fact, after COVID in future there is fear, so more growth is expected. कोई डाउट नहीं है मैडम। बहुत से लोगों ने दूसरों की डेथ देख के अपने टर्म प्लान लिए कि अरे मेरे पास तो है ही नहीं है टर्म प्लान। बहुत लोगों ने दूसरे को हॉस्पिटल में एडमिट देख के खुद के मेडिक्लेम इस बार लिए, राइट? पर यहाँ पे गवर्नमेंट भी स्ट्रॉन्ग कम्पीट कर रही है। उनका जो उन्होंने जो योजनाएं लॉन्च की है इस बार मेडिक्लेम की लोगों के लिए, बहुत बड़ा वर्ग भारत का उन्होंने कवर किया है, राइट? 2 साल पहले के बजट से पहले जब मिस्टर सुब्रमण्यम ने बजट के अगले दिन प्रोजेक्शंस दिए थे, उन्होंने बताया था कि इंडिया में लोगों को बहुत बड़े खर्चे होते हैं बीमारियों के पीछे, और उसमें भी जब क्रिटिकल बीमारियां आती है तो पूरी जिंदगी की कमाई बहुत से लोगों की चली जाती है। सो दैट्स बैड। और तभी से इंडिकेट हो चुका था कि इंडिया हेल्थ केयर पे बहुत पैसा डालेगा, और आपने इस बजट में भी देखा जो योजना इन्होंने लॉन्च की है ये बड़े वर्ग को कवर करेगा, तो इससे कंजप्शन बढ़ता है। देखो कैसे, एक एवरेज व्यक्ति जो सेविंग करता जा रहा है, मान लो घर पे बड़ी बीमारी आई और उसका पैसा सब वहां पे चला गया, कैंसर के पीछे, हार्ट डिसीज के पीछे, तो वो सीधा कंजप्शन को इफेक्ट करता है। वो एसी लेट आएगा, वो रेस्टोरेंट में कम जाएंगे, वो फिल्में कम देखेंगे, राइट? पर जब यही पैसा गवर्नमेंट की योजना से बचता है तो ये कंजप्शन को बूस्ट करता है। तो इतना सोच लो, गवर्नमेंट का जो हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग है वो रिटेल के लिए अच्छा है। ऑल राइट? सो यस, वेरी फ्यू स्कीम्स, वेरी फ्यू क्लेम्स आर एक्सेप्टेड। राकेश भाई ने लिखा है आयुष्मान कार्ड, बहुत सही लिखा है आपने सर, आयुष्मान भारत शैलेश भाई, राइट? या रिद्धि मैडम क्या लिखा है, न्यू स्कीम ऑफ एसबीआई स्टार्टेड मेडिक्लेम एट 300 रुपीज एवरेज, या बिकॉज नाउ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, है ना? तो यहाँ पे लाइफ जनरल में जबरदस्त उम्मीद करो, पोर्टफोलियो में इनको जगह देनी ही पड़ेगी। मैंने जो भी कंपनियां और सेक्टर यहाँ पे लिखे हैं, जो भी डेवलप कंट्रीज थी, चाइना, वहां की लाइफ और जनरल की कंपनी सब निफ्टी 50 में आ गई। हम लोग 3-4 साल पहले ये कहते थे कि इंडिया में भी आप देखोगे, पर देखो इंडिया में तो हो ही गया, आपका एसबीआई लाइफ आ गया ना निफ्टी में, राइट? तो ये हो गया, अभी हम नहीं बोल सकते, पर स्टिल इट आर स्मॉल कंपनीज। अभी ये 50-50 हजार करोड़ का धंधा कर रहे हैं, ये 2-2 लाख करोड़ के धंधे पे पहुंचेगी, राइट फ्रेंड्स? तो यस, लाइफ और जनरल में मुझे फटाफट कंपनी बताओ वेयर आई शुड इन्वेस्ट। यस प्लीज। यूनाइटेड इंश्योरेंस की न्यू इंडिया इंश्योरेंस, वर्गीज जी ने लिखा है एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, बिल्कुल सही बात है सर, दोनों ही बढ़िया है, पर दोनों में से कोई एक जगह पे पैसा डालो, राइट? So SBI is also doing good, HDFC is doing good. You can write any name here. अगर आप HDFC लाइफ लिखो या HDFC लाइफ लिखो चलेगा। जनरल इंश्योरेंस में आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है सर,
यू हैव नो चॉइस इन जनरल इंश्योरेंस, है ना। तो जनरल इंश्योरेंस में तो एक ही चॉइस है आपके पास, आईसीआईसी लोम्बार्ड, और कुछ भी नहीं, राइट। अभी एक कंपनी का आईपीओ आया था जनरल इंश्योरेंस में, बताओ चलो कौन सा था वो आईपीओ, या कौन सा, यस प्लीज। स्टार स्टार स्टार, याद है ना। नहीं नहीं राकेश भाई, ये तो लाइफ इंश्योरेंस का आईपीओ था, जनरल का आईपीओ स्टार हेल्थ। बट सी योर स्टार हेल्थ इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट। होगी इसकी कितनी हवा कि राकेश भाई ने पैसा डाला है, पर उन्होंने अलग कारण से डाला है, वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, राइट। उनको इसमें प्रमोटर मेजर होल्डिंग चाहिए इनको, हमें थोड़ी ना वो चाहिए, हमें पैसा कमाना है। पैसे के लिए स्टार हेल्थ बराबर नहीं है। आईसीआईसी लोम्बार्ड शुड बी योर बेटर चॉइस। सो आई एम राइटिंग हियर आईसीआईसी जीआई। अब मेरे को फटाफट दोनों का वेटेज बताओ चलो, कितना वेटेज मेरे को डालना चाहिए इन एचडीएफसी और एसबीआई, और इफ आई एम राइटिंग हियर एचसीएससी जीआई, हाउ मच वेटेज आई शुड गिव। आशुतोष भाई 3%, 1-2% वर्गीस जी, रिद्धि मैडम 5%, शैलेश भाई 5 to 3%। चलो मैं थोड़ा गाइड करता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये लोग ग्रोथ करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो अगर 10% से कम ग्रोथ करेंगे गवर्नमेंट बैंक की तरह, तो नहीं डालने का बहुत वेटेज। अच्छा ग्रोथ करेंगे पैसा डालो, पर अच्छा ग्रोथ अगर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसा करेंगे तो नहीं चलेगा, रीजनल प्लेयर होंगे तो नहीं चलेगा। अब ये सब कंपनी क्या लगता है, रीजनल प्लेयर, क्या क्वालिटी में कमी है इनकम में, अगर नहीं, सो यस यू कैन इन्वेस्ट मोर देन 3% ऑल्सो, दोनों में 3%, 4% पैसा डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर दोनों में 3-3% नहीं डालने का, राइट। अब देखो लाइफ और जनरल थोड़ा थोड़ा एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा नहीं, तो कोई एक में 3%, कोई एक में 2%, एंड इट्स ओके, राइट। अब मेरे को और एक चीज बताओ चलो, कि मुझे लाइफ में भी पैसा डालना है, जनरल में भी पैसा डालना है, पर दो अलग अलग कंपनी नहीं लेनी है, तो मैं ऐसी कौन सी कंपनी लूं कि वो लेने से लाइफ का भी फायदा होगा, जनरल का भी फायदा होगा। यस प्लीज, चैट बॉक्स इज ओपन। कौन सा, नहीं 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 नहीं, एलआईसी तो खाली लाइफ में है, मेरे को लाइफ का भी फायदा चाहिए, जनरल का भी फायदा चाहिए। तो विच सिंगल कंपनी इफ आई इन्वेस्ट, अरे वाह, देखो विनोद भाई के लिए ताली होनी चाहिए। विनोद भाई एंड शैलेश भाई, बोथ ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब विनोद भाई ने बजाज फिनसर्व में पैसा लगाया, मतलब आपने बजाज लाइफ बजाज जनरल दोनों में पैसा लगाया है। अरे आपके पास तो बजाज फाइनेंस भी आ गया, तो ये 3-in-1 कंपनी हो गया, ये तीनों स्ट्रॉन्ग इंजन है, दौड़ने वाले इंजन है, फाइनेंस भी बढ़िया है, लाइफ भी बढ़िया है, जनरल भी बढ़िया है, तो बजाज फाइनेंस में डाला, तो ये सब अलग अलग कंपनी में नहीं डालने का फिर पैसा, तो आपका पोर्टफोलियो फोकस्ड होगा, राइट। एक ही कंपनी ली, समझ लो सब कुछ आ गया, तो फिर बजाज फिनसर्व में 5% पैसा डालना चाहिए, राइट। एंड सेम वे एसबीआई, एसबीआई में बैंकिंग आ गया, एसबीआई में लाइफ जनरल एएमसी एवरीथिंग इन वन पैक, राइट। पर बैंकिंग जो मेन है उसका ग्रोथ कम होगा, और मेन टर्नओवर तो इनको बैंकिंग दे रहा है, तो अगर आप एसबीआई में डालते हो तो अगेन 2-3% से ज्यादा नहीं डाल सकते। क्यों, क्योंकि इनका नेगेटिव पॉइंट क्या है, एसबीआई बैंक। बजाज के केस में सब बढ़िया है, सो यस यू कैन इन्वेस्ट 5%, राइट। अगर आप एचडीएफसी लेते हो तो भी तो सब कुछ आ गया, हाउसिंग फाइनेंस आ गया, लाइफ आ गया, जनरल आ गया, एएमसी आ गया, चालू। और अगर आप एचडीएफसी बैंक लेते हो तो अभी एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी नहीं है, पर भविष्य में एचडीएफसी बैंक में आने वाला है, तो समझ लो ना आपके पास एचडीएफसी बैंक है मतलब सब कुछ है। थोड़ा डिस्टर्बेंस कहीं से आ रहा है या, ओके चलो मैंने कर लिया क्लियर। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक है तो समझ लो हाउसिंग फाइनेंस आ गया, लाइफ आ गया, जनरल आ गया, एमसी आ गया, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, राइट। तो उस केस में अगर आप बोलते हो पीयूष भाई मेरे को कोई लाइफ जनरल नहीं लेना है, तो आप एचडीएफसी बैंक में फिर 60% डालो,
हो गया ना काम आपका, बैंकिंग, लाइफ, जनरल इन अ वन पैक। पर आप ये सब अलग लेने वाले हो तो थोड़ा कम वेटेज करो, राइट? आई होप थोड़ा थोड़ा वेटेज क्लियर हो रहा है आपको, बराबर? खुद को पूछने का कि मेरे को ग्रोथ कितना मिलेगा, क्या क्वालिटी में कोई कमी है कि नहीं है, राइट? और फिर देखो करंट ट्रेंड। ऑलराइट, चलो लाइफ जनरल दोनों आ गया। ये इन्वेस्टमेंट एक बाकी है अपना, इंश्योरेंस कवर हो गया, इन्वेस्टमेंट बाकी है। तो अगर मुझे लगता है आने वाले समय में लोग इन्वेस्ट करेंगे, राइट, तो चलो इन्वेस्टमेंट में लाइफ भी आ जाता है, पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में और क्या आ सकता है? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में। यस प्लीज। अगर मैं इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखूं तो कौन सी इंडस्ट्री में डालना चाहिए पैसा? क्या चैट बॉक्स इज ओपन? ओके, आपने सर कंपनी का नाम लिखा है विनोद भाई, राइट? सेक्टर क्या लिखेंगे? विकास भाई, बजाज फाइनेंस का तो इन्वेस्टमेंट से 100% लेना देना नहीं है, बराबर ना? देखो बजाज फाइनेंस तो फाइनेंस करती है, तो इन्वेस्टमेंट में कौन आएगा? एनबीएफसी सेक्टर। एनबीएफसी सेक्टर में वर्गीस जी मिक्स है ना, इन्वेस्टमेंट की भी कंपनियां हैं और फाइनेंस करने वाली भी कंपनियां हैं, राइट? तो जो विनोद भाई ने लिखा है सीडीएसएल, सीडीएसएल मतलब डिपोजिटरी हुआ। देखो मैं यहां लिखता हूं, डिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां, राइट? तो डिपोजिटरी भी एक अच्छा ग्रोथ करेगा ये सेक्टर, राइट? साथ में आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनियों में भी डाल सकते हो, आप एएमसी कंपनीज में डाल सकते हो, एएमसी, क्योंकि एएमसी जो सेक्टर है ये भी 15% से ग्रोथ इसको करना है, राइट? एयूएम जो कंपनियों के है ये 15% से बढ़ने चाहिए अभी फिलहाल, लेकिन थोड़ा हाल बुरा है क्योंकि सेबी ने बहुत से चार्जेस इनके लगाने कम कर दिए, तो चार्जेस कम लगेंगे तो कंपनियों को थोड़ा कम फायदा होगा। तो ये एक सामने थोड़ी कठिनाइयां है नियर टर्म की, पर जब एयूएम ग्रोथ होना है तो आने वाले समय में एएमसी को तो चलना ही है, राइट? डिपोजिटरी सर्विसेज में आप कितना ग्रोथ उम्मीद करोगे? यस एनीबॉडी? कितना ग्रोथ की उम्मीद करनी चाहिए मेरे को? सबसे पहला प्रश्न यही पूछने का अपने आप को, व्हाट सेल्स ग्रोथ आई शुड एक्सपेक्ट? सुनीता मैडम 15-20% लिखते हैं, या 15% शैलेश भाई, विनोद भाई 15%। देखो विनोद भाई ने आईईएक्स भी लिखा है, या राइट, आईईएक्स, एनर्जी एक्सचेंज। तो ये कंपनियों में 15-20% का ग्रोथ होना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अंडर पेनेट्रेटेड इन दिस सेक्टर ऑल्सो, राइट? तो ये अंडर पेनेट्रेशन की वजह से ग्रोथ मिलेगा। नियर टर्म में तो एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, कोई चैलेंजेस ही नहीं है इनमें, बराबर है? और एएमसी में मेरे को 15% ग्रोथ की उम्मीद करनी चाहिए। आप आपके जो एयूएम है उसको आने वाले समय में 15% से बढ़ता हुआ देखो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन द ग्रोथ, राइट? इन नियर टर्म देखो अभी मंदी, अभी बाजार गिरने लगा है तो इनफ्लो कम हो गया है, आउटफ्लो ज्यादा हो गया है। लोग क्या है ना, नॉर्मल कस्टमर को समझ में नहीं आता है, नॉर्मल इन्वेस्टर को लगता है मेरा म्यूचुअल फंड नहीं बढ़ रहा है तो मेरे साथ धोखा हुआ है। उनको पता नहीं है कि आप 15 साल में ऐसे कितने ही साल देखोगे जब आपका म्यूचुअल फंड बढ़ने नहीं वाला है, राइट? तो वो लोग क्या देखते हैं पता है, पैसा डालने दो, बढ़ेगा तो मैं तुमको और दूंगा। अरे बढ़ेगा तो नहीं देने का, घटेगा तो दो ना। पर वो नॉर्मल लोगों की थिंकिंग रहती है कि बड़ा मतलब कंपनी ने अच्छा मैनेज किया, घटा मतलब कंपनी ने अच्छा मैनेज नहीं किया। अरे ऐसा नहीं है, राइट? पर ये नहीं समझ में आएगा सबको, ये उनको 10-12 साल बाद अनुभव से पता चलेगा, राइट? यस एब्सोल्युटली, वी हैव टू थिंक कॉन्ट्रा। बिल्कुल सही लिखा सर आपने एकदम, मेरे को ये शब्द याद नहीं आ रहा था। सो एएमसीज आर हैविंग नियर टर्म चैलेंजेस, बट इट्स ऑल राइट, डेफिनेटली वी कैन इन्वेस्ट। सो चैलेंजेस में यहाँ पे लिख देता हूँ, से भी चैलेंजेस है ना, चार्ज कम कर देते हैं इनका।
but in long term both of this sector are going to grow. So डिपोजिटरी में मुझे बताओ मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं? CDSL, CDSL का ग्रोथ तगड़ा, राइट? और क्या, क्वालिटी वाइज बढ़िया एकदम, मोनोपोली ड्यूओपोली टाइप कंपनी है, कोई कंपटीटर आने वाले नहीं है। जरूर यहाँ पे भी हम 3% डाल सकते हैं, 1-2% नहीं, 3% वी कैन इन्वेस्ट। AMC जो मैंने लिखा, तो आपने वर्गीस जी ने यहाँ कैम्स लिखा है, राइट? तो कैम्स AMC के साथ कंपेयर करो। देखो या तो HDFC AMC हम ले सकते हैं और कैम्स, दोनों नहीं ले लेने का, क्योंकि दोनों एक ही इंडस्ट्री पे डिपेंड है ना? शैलेश भाई UTI AMC नहीं, हाँ अगेन सोचो ना लीडर कौन है? UTI तो बच्चा है इनके सामने, दूसरा UTI का ज्यादा धंधा डेप मार्केट में, बराबर? इक्विटी में उनका बड़ा स्टेक नहीं है, तो HDFC ही कोई भी सेकंड चॉइस रखने की ही नहीं अपने पास, क्योंकि हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म के लिए, राइट? और कैम्स, तो कैम्स भी एक बढ़िया कंपनी है, राइट? सो यस, HDFC हो या कैम्स हो, अप टू % यहाँ पे डाल सकते हो। देखो मैंने CDSL में ज्यादा किया है, HDFC में कम किया है, क्यों? कारण यस, नियर टर्म चैलेंजेस है ना? नियर टर्म चैलेंजेस है, पता नहीं सेबी और कितनी कैंची लगाएगा, पर देखो सेबी की कैंची इन्वेस्टर के लिए फायदे कारक है, और जो इन्वेस्टर के लिए फायदे कारक है वो कंपनियों के लिए नुकसान कारक है ना? राइट। सो 2% एंड या देखो वर्गीस जी ने लिखा है सर व्हाट अबाउट मुथूट एंड IRFC, व्हाट कैटेगरी? तो देखो यहाँ पे एक और कैटेगरी आना चाहिए आपका। आप लोगों ने मुझे बोला बैंकिंग, लाइफ, जनरल हमने लिखा, पर फाइनेंस भी तो आना चाहिए। अभी हमने फाइनेंस तो कवर नहीं किया, तो फाइनेंस यानी क्या? फाइनेंस में कौन सा फाइनेंस होता है? यस, चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। विच फाइनेंस आर अवेलेबल NBFC, पर NBFC में कौन सा फाइनेंस? देखो शैलेश भाई ने सही लिखा है, गोल्ड फाइनेंस, राइट? अब सोचो कौन सा फाइनेंस ज्यादा ग्रोथ करेगा? देखो गोल्ड जो है वो साउथ इंडिया में लोगों के पास बहुत है, राइट? पर आप साउथ इंडिया छोड़ के दूसरी जगह जाते हो, उनके पास दूसरी एसेट्स ज्यादा है। तो गोल्ड फाइनेंस का तगड़ा मार्केट कौन सा है? नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया? एब्सोल्युटली साउथ इंडिया, बराबर ना? यस सर, साउथ इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। पर ये जो गोल्ड फाइनेंस है ये भी आपको 12% के ग्रोथ की उम्मीद रखनी चाहिए। कितना? 12%। पर गोल्ड फाइनेंस रिटेल फाइनेंस जितना ग्रोथ नहीं कर सकता सर, राइट? क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि रिटेल फाइनेंस में चॉइस बहुत है। देखो कोई भी एक घर का उदाहरण लो, उनको AC लेना है, उनको वॉशिंग मशीन लेना है, LED TV लेना है, ये अलग अलग फाइनेंस रिटेल फाइनेंस देगा। और गोल्ड के केस में उनके पास लिमिटेड प्रोडक्ट है, वो गोल्ड को ही फाइनेंस कर पाएंगे। सो देयर आर चैलेंजेस, सो यू कांट एक्सपेक्ट गुड ग्रोथ in gold finance, but in the terms of retail finance you can expect multiple growth। तो अगर मैं यहाँ पे रिटेल फाइनेंस लिखता हूं तो मैं 15% के ग्रोथ की जरूर उम्मीद रखूंगा, पर मैं यहाँ पे गोल्ड फाइनेंस लिखूंगा देन आई विल एक्सपेक्ट 12% ग्रोथ। क्लियर है वर्गीस जी? क्यों? बराबर ना? बिकॉज निश मार्केट हुआ, बराबर ना? एक ही मार्केट हुआ, जिसके पास गोल्ड नहीं है वो बेचारा लोन नहीं ले पाएगा, राइट? यस मन अब अर्नब जी ने मन्नपुरम फाइनेंस लिखा है, मेरे को बताओ चलो लीडर कौन है फाइनेंस में? यस एनीबॉडी? गोल्ड फाइनेंस अर्नब जी ने सिलेक्ट किया है, तो गोल्ड फाइनेंस में पता रहना चाहिए हु इज लीडिंग प्लेयर। मुथूट फाइनेंस, वर्गीस जी ने बिल्कुल सही लिखा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो लीडर के साथ रहो तो और अच्छा रहेगा। So now talk with yourself. If you are investing in gold finance, you should go with Muthoot Finance. They are best player.
they are largest player, they are having better margin, they are having better NPS. Manappuram is the second largest player, not bad but not best. तो अगर गोल्ड में डालो, मुथूट पे प्रायोरिटी रखो, पर मुथूट पे आप रिटेल फाइनेंस जितना उम्मीद नहीं करोगे। तो मुझे रिटेल फाइनेंस में तो बताओ कौन है तगड़ा प्लेयर एकदम? बजाज, 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 कोई डाउट ही नहीं है, राइट? बजाज फाइनेंस इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन रिटेल फाइनेंस। सो लेट मी राइट डाउन हियर बजाज फाइनेंस। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, राइट, देखो नियर टर्म में म्यूटेड लिखूंगा इधर। देखो कोरोना जब काल था ना, कोरोना काल में एक अजीब घटना हुई। कोरोना काल में गोल्ड फाइनेंस का ग्रोथ बढ़िया हुआ, पर रिटेल फाइनेंस नहीं बढ़ रहा था। क्यों ऐसा कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? Why during COVID, not only in India but worldwide, we saw that gold finance companies were growing better, but retail finance was not growing better. Yes, क्यों? क्योंकि देखो लोगों को अस्पताल के लिए पैसे चाहिए थे, या गोल्ड वॉज दैट टाइम रेडिली अवेलेबल। अब किसी को घर में किसी के पास मान लो बीमारी में उनको 5-6 लाख का खर्चा आने वाला है, तो क्या किया उन्होंने? वो थोड़ी ना उस पर पर्सनल लोन लेंगे, वो तो बहुत महंगी पड़ेगी। गोल्ड रख के लोगों ने लोन ली, तो लाइन लगी हुई थी मुथूट फाइनेंस के पास। इनका बहुत अच्छा ग्रोथ था, पर जैसे धीमे धीमे कोविड निकलेगा वापस गोल्ड फाइनेंस का ग्रोथ नीचे आ जाएगा। और रिटेल फाइनेंस जो कम बढ़ रहा था क्योंकि कोविड में लोग नहीं खरीद रहे थे डिस्क्रिशनरी चीजें, अभी तक म्यूटेड है। पर अब जैसे जैसे पैसे बढ़ेंगे, अब देखो एलईडी टीवी धूम बिकेंगे, एसी धूम बिकेंगे। सो यू कैन एक्सपेक्ट ह्यूज ग्रोथ इन बजाज फाइनेंस। नाउ बजाज फाइनेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी कंपनी ऑल्सो। तो कितना डालना चाहिए बताओ मेरे को? हाउ मच? डेफिनेटली 5%। बिल्कुल सही लिखा है रिद्धि मैडम ने। पर अगर आप लोग गोल्ड फाइनेंस में भी पैसा डाल रहे हो, हाउसिंग फाइनेंस में भी डाल रहे हो, रिटेल फाइनेंस में भी डाल रहे हो, तो फिर क्या बजाज फाइनेंस में 5% डालेंगे? तो नहीं डालने का। तो वैसे केस में थोड़ा कम पैसा डालो, राइट? तो देखो पोर्टफोलियो कभी भी मॉडल पोर्टफोलियो नहीं होता है। आप देखते हो ना बहुत जगह पे, जैसे कुछ कंपनीज है जहां पे रेडीमेड पोर्टफोलियोज अवेलेबल है, पर वो रेडीमेड पोर्टफोलियोज में टेलर मेड जैसी मजा नहीं आती। ये आप अपने हिसाब से टेलर मेड बनाओ ना, ताकि आपको कभी वेटेज कम करने जैसा लगे आप कर सको, राइट? सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन हाउसिंग फाइनेंस, you can put their money. If you are putting in retail finance, definitely you can invest 5%. पर again, same question, मेरे को कोई फाइनेंस कंपनी में इंडिविजुअली नहीं डालना है। मेरे को फाइनेंस भी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस भी चाहिए, जनरल इंश्योरेंस भी चाहिए। तो क्या? बजाज फिनसर्व। मेरे को लाइफ भी चाहिए, जनरल भी चाहिए, एएमसी भी चाहिए, कार्ड भी चाहिए, तो एचडीएफसी। बिल्कुल सही, बहुत सही जा रहे हो आप सब लोग। अब आप में अभी किसी ने चैट बॉक्स में लिखा, देखो मैं भूल गया, एसबीआई कार्ड का कुछ लिखा ना, या शैलेश भाई ने लिखा। तो एसबीआई कार्ड इन बीच कैटेगरी, एसबीआई कार्ड को आप कार्ड कैटेगरी में रख सकते हो, बराबर ना? देखो उस आईपीओ भी आपने देखा ना। अब कार्ड जो है धीमे धीमे मेरे को लगता है कि इनका इस्तेमाल कम हो जाएगा। मैंने खुद ने हमारा देखा, मेरा इंडिविजुअल, जैसे हम कंपनी में भी हमारा कार्ड रखते हैं, इतनी सारी जगह पे जाना होता है, तो हम लोग अभी तक कार्ड इस्तेमाल करते थे, होटल का पेमेंट कार्ड से, राइट, जो अपना जो करंट अकाउंट का जो कार्ड होता है उससे। इंडिविजुअल भी हमारे सब खर्चे कार्ड से करते थे। अभी आपको क्या लगता है, आप लोग कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो कि हर जगह पे, पेट्रोल पंप पे या हर जगह पे कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो कि यूपीआई? या तो अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट कौन सी कंपनी को होगा? कार्ड को होगा कि नहीं? देखो जब आईपीओ आया था तब हमने बताया था कि एसबीआई का आईपीओ बढ़िया है और ये वेल्थ क्रिएटर, कोई डाउट ही नहीं है, इसमें ग्रोथ बढ़िया उम्मीद करेंगे। लेकिन एक टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, यूपीआई,
किसने सोचा था ये यूपीआई धमाका करेगा और ये डिसरप्ट कर देगा कार्ड को। डेफिनेटली आने वाले समय में हम कार्ड में कम उम्मीद रखेंगे यूपीआई की वजह से। सो कार्ड बिजनेस इज गोइंग डाउन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? एसबीआई गिरता जा रहा है, स्टेक बढ़ाए क्या? देखो टेलर मेड पोर्टफोलियो में ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, बट व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर ओन पोर्टफोलियो तो वेटेज घटाना चाहिए एसबीआई में, कोई डाउट नहीं है, राइट? शैलेश भाई नहीं नहीं, यूपीआई तो आपके कार्ड बगैर भी होता है ना, डायरेक्ट बैंक में से पैसा नहीं डेबिट हो जाता है, राइट? तो कार्ड को धंधा क्रेडिट से भी मिलता है ना? तो इसकी इफेक्ट कार्ड पे आनी है, राइट? और दूसरा अभी मेरे को लगता है आप में से आपने रेलवे फाइनेंस भी कहा था। देखो रेलवे फाइनेंस एक अलग प्रोडक्ट है। हम जानते हैं वर्षों पहले रेलवे का बजट अलग आता था, वो बड़ा सेक्टर है। तो रेलवे फाइनेंस में भी अच्छे ग्रोथ की उम्मीद करनी चाहिए, पर अच्छा यानी कितना? गोल्ड फाइनेंस जितना 12%। आप 15-20% की उम्मीद नहीं रख सकते रेल फाइनेंस में, वो तो आपको रिटेल फाइनेंस ही देगा। बराबर है दोस्तों? सो इन दिस वे क्रिएट योर पोर्टफोलियो। देखो मैं पूरा पोर्टफोलियो थोड़ी क्रिएट कर सकता हूँ, एक एक करके सेक्टर डालते जाओ, राइट? दिस इज योर ओन पोर्टफोलियो क्रिएशन। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी आशुतोष भाई हैव क्रिएटेड हिज ओन पोर्टफोलियो। देखो कितना बढ़िया सब सेक्टर के नाम लिखे उन्होंने। पैकेज फूड, इंटरनेट, रेस्टोरेंट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, डिपार्टमेंट स्टोर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, इंटरनेट फास्टेस्ट ग्रोइंग, राइट? तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर तो आने ही चाहिए आपके सेक्टर में, राइट? और कंपनियों के नाम आपने जो लिखे बिल्कुल सही, एंड आई एम 100% एग्री विथ योर सेक्टर्स, राइट? सो ग्रेट जॉब, ग्रेट, वंडरफुल। पर्सी जी ने भी किया है वर्गीस जी, लेट मी चेक कहाँ पे है। अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया बनाया है पर्सी जी आपने। वर्ल्ड ग्रोथ, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। और देखने में एकदम पसंद आए ऐसा काम। क्या बात है, पूरा पोर्टफोलियो, पूरे सेक्टर आपने लिखे, वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। पर्सी जी के लिए ताली हो जाए सब। वंडरफुल, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर देखो ये जो इंडस्ट्री आप बनाते हो ना, इसको ग्रोथ वाइज डालो, ग्रोथ वाइज। जो ज्यादा ग्रोथ करने वाला है वो ऊपर, बराबर ना? और कंपनी के नाम देखो, एक एक कंपनी आपने जो सिलेक्ट की है, एक से बढ़कर एक, ग्रेट ग्रेट। ई क्लर्क्स बीपीओ सेक्टर में, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। पर्सी जी डालना ही चाहिए पैसा इधर। और वेटेज देखो यहाँ पे, गुड। टीसीएस में 10% वेटेज, पर्सी जी, हाँ ज्यादा है 10% ना, राइट? देखो पेज इंडस्ट्री में भी आपने 10% लिखा है, राइट? पर ये ज्यादा है। ओके, बाकी बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया। देखो ये पोर्टफोलियो को बना के भूल जाओ, 10 साल बाद इस बकेट को वापस खोलो, तगड़ा पैसा बना होगा, कोई डाउट नहीं है। हर साल पैसा आएगा आपके बैंक में, कोई डाउट नहीं है, राइट? वेरी गुड, वंडरफुल। और काफी लोगों ने बनाया हुआ है पोर्टफोलियो, ग्रेट 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 ग्रेट, हाँ, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको पर्सी जी को म्यूचुअल फंड लेने की जरूरत नहीं है, कि आपका पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म करेगा, राइट? दिस इज द फ्रंट रनर फंड। देखो हमारा जो खुद का जो फंड है ना, इंडिया फ्रंट रनर फंड, सेम इसी तरह से है, सेम। हम लोग क्या करते हैं ना, बाजार जब टूटता है ऐसे समय का फायदा उठाते हैं, राइट? जहां पे भाव ज्यादा होते हैं, वैल्यूएशन हाई होते हैं, तो थोड़ा कम डालते हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिखा हुआ है ना, एचडीएफसी बैंक 5%, यस 5%। पर जब आपका यील्ड ज्यादा होगा, जब शेयर टूटा हुआ होगा, तब ज्यादा पैसा डालेंगे। अब हमको डिमार्ट में 3% डालना है, डेफिनेटली 3% डालेंगे, पर यील्ड कम होगी तो हम थोड़ा ज्यादा पैसा डालेंगे वहां पे, राइट? So this is the way even we create portfolio in our India's front runner fund, right? So same आपने तो अपना ही फंड बना दिया है,
तो हमारे पास आने का तो कोई जरूरी नहीं है फिर परसी जी आपको, है ना? कोई कोई डाउट ही नहीं है। वंडरफुल, ग्रेट। सो मैं वापस से इधर आता हूं और मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा, देखो अगर ये नहीं किया तो क्या किया, है ना? हर एक व्यक्ति को खुद का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए सेक्टर वाइज। और इसमें आप गलती करोगे तो भी क्या फर्क पड़ता है? देखो डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर रखने का, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करेंगे कभी भी, समझ लो, अगर आपने ग्रोइंग इंडस्ट्री में से प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन किया है, आपका पैसा बढ़ने ही वाला है, नो डाउट अबाउट इट। वेटेज में प्लस माइनस हो जाए कोई टेंशन नहीं है। देखो वेटेज को आप प्रॉपर रखोगे तो और बढ़िया ग्रोथ मिलेगा, बराबर है? आने वाले समय में करंट ट्रेंड देखते जाओ। ये करंट ट्रेंड कब तक देखने का है, रिजल्ट कब तक देखने, पता है? जब तक आप पैसे लगा रहे हो। एक बार जब पैसे लगा दिए फिर क्या है, सब देखने की कोई जरूर नहीं है, बंद कर देने का ये सब। फिर खाली हर साल हिसाब करने का कि मेरे बैंक में इस बार कितना पैसा आया, राइट? स्टॉक मार्केट इज सिंपल, इट इज नॉट इजी। ये इजी क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को फॉल सहन नहीं होते, लोग लॉन्ग टर्म समझ नहीं पाते। पर उनको पता नहीं 10 साल कहते हैं मतलब 10वें साल थोड़ी ना पैसा मिलेगा, 10 साल पैसा मिलेगा, राइट? सो नो नीड टू वरी। Stock market is simple. Create your portfolio in the simplest way. You are going to create huge wealth in coming time. कोई रिस्क नहीं है दोस्तों यहाँ पे। कैसे रिस्क हो सकता है? बराबर है? रिस्क तभी होता है जब आप लिवरेज करते हो, जब लालच में आके हम ज्यादा पैसा लगाते हैं, राइट फ्रेंड्स? और एल्स योर पोर्टफोलियो इज गोइंग टू ग्रो। सो दैट्स ग्रेट। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का ये सब काम देख के दोस्तों, अमेजिंग। यहाँ पे मेरे को लगता है वर्गीस जी ने कोई क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। वन क्वेश्चन सर, कैन यू प्लीज गिव योर कमेंट्स ऑन डिक्सन टेक एंड रूट मोबाइल, आर दे अट्रैक्टिव इवन नाउ? वर्गीस जी देखो, डिक्सन जो है क्वालिटी में अच्छा नहीं है। हमने आईपीओ के समय पे भी कहा था कि ग्रोथ ये लोग बढ़िया करेंगे। देखो कंज्यूमर इलेक्ट्रिक का ग्रोथ इंडिया में होना ही है, और कंज्यूमर इलेक्ट्रिक में सबसे बढ़िया ग्रोथ किसका होना है? स्मार्टफोन का। अब स्मार्टफोन चाहे इंडियन कंपनी बनाए नहीं बनाए, सबसे ज्यादा वो बिकते हैं, राइट? तो टेक्नोलॉजी तो डिक्सन प्रोवाइड करती है, तो आपको बढ़िया ग्रोथ मिलेगा यहाँ पे, पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है। तो मैं अगर डिक्सन में डालूंगा तो मैं 2% से ज्यादा पैसा नहीं डालूंगा, 1 और 2%, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत होगी यहाँ पे। हालांकि मैंने पैसा सिर्फ वोल्टास में डाला हुआ है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में, राइट? क्योंकि क्वालिटी भी बढ़िया है वहां पे। रूट मोबाइल में डेफिनेटली पैसा डालना चाहिए, बट अगेन 1-2% इज इनफ, राइट? 2% है, इनफ है यहाँ पे, क्योंकि इनका भी मार्केट निश है, एक लिमिटेड मार्केट में ये लोग काम कर रहे हैं, बराबर ना? अब ये अगर अपनी और प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं तो आप 3%, 4%, 5% डाल सकते हो, राइट? या और अभी अट्रैक्टिव ही है ना, वैल्यूएशन तो बहुत अच्छा है। और आपने लिखा है वन मोर सर, अदानी हैज टेकन ओवर होलसेल ग्रुप, सो शुड वी लुक इनटू अंबुजा एसीसी? नहीं नहीं, कोई डाउट ही नहीं। भले अदानी ने अंबुजा एसीसी लिया है, तो इससे क्या होगा पता है? अभी अंबुजा एसीसी डेप फ्री है, अदानी के लेने के बाद ये डेप फ्री नहीं रहेगी, बराबर है? क्योंकि खुद अदानी के ऊपर डेप बर्डन बहुत ज्यादा है, राइट? तो आपकी जो सबसे पुरानी चॉइस है अल्ट्राटेक या श्री सीमेंट, वही सबसे बेस्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड एफएल, यस मैडम, नो डाउट, 3% पैसा डालना चाहिए वहां पे, राइट? अब अपने आप ये लिस्ट बनाओ, राइट? और अपनी लिस्ट को थोड़ा थोड़ा समय पे चेक करते जाओ, भाव से नहीं। शेयर गिरता है तो लिस्ट पे नहीं नजर करने का, धंधे के लिए, प्रॉफिट के लिए उसको देखो। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अभी अगले हफ्ते क्या करना है? हाँ, आप लोगों ने तो देखो, हम लोग 4 महीने पहले मिले थे और हमने कहा था कि आप अपने आप पोर्टफोलियो बनाओगे। देखो आप लोगों ने पोर्टफोलियो तो बनाया है अपना। अभी क्या करेंगे अगले हफ्ते, बोलो क्या काम बाकी रह गया है? यस, कोई कोई बताएगा मुझे अभी क्या बाकी रह गया है? हाँ, क्या करेंगे नेक्स्ट वीक, क्या सीखेंगे? एवरेज, एवरेज सुना भाई, कृणाल भाई, सोना एवरेज। आउट परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते आप उसको,
हाँ शैलेश भाई, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अभी आप लोगों को फोकस करना सीखना है, फोकस करना, क्योंकि ये बहुत आसान है, पैसा बनेगा, पर आप फोकस अपना बार बार हटाने वाले हो, ये मैं अभी से कह सकता हूँ। क्योंकि इतनी सारी और वीडियोस देखेंगे, इतनी सारी लर्निंग लेंगे, इतनी सारी ट्रेनिंग लेंगे, आपके दिमाग में भी आएगा क्यों ना मैं ऑप्शन से कमाऊं, क्यों ना मैं फ्यूचर करूं, क्यों ना मैं ट्रेडिंग करूं, क्योंकि 90% वीडियोस ट्रेनिंग पे बनते हैं, ट्रेडिंग पे बनते हैं। तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होने ही वाला है। और फिर भी आप में से जो लोग फोकस रह पाओगे, वो लोग बहुत आगे बढ़ोगे, राइट। सो नेक्स्ट वीक हम लोग क्लोजिंग सेरेमनी रखेंगे, क्लोजिंग पे जाएंगे, राइट। क्या करना है अब हम सबको, ये हम नेक्स्ट वीक चर्चा करेंगे। कैसे हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह पाए, कैसे हम और सीख पाए। 4 महीने के लिए जितना लर्निंग मुझे लगता था आप बचा पाओगे, उतना मैंने जरूर सिखाया है। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है आपको अगले वीक से, राइट। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो प्रॉब्लम आने वाले हैं ना, उसका भी मैंने लर्निंग लिखा है, चिंता मत करो। हम रेगुलरली अपग्रेड देते जाएंगे आप लोगों को, बट फॉर राइट नाउ दिस मच इज इनफ, राइट। सो यस, कल आपके लास्ट वीक के वीडियो अपलोड हो जाएंगे, देख लीजिएगा इनको, और फिर हम प्लानिंग करेंगे कैसे हम और आगे बढ़े, राइट। कृणाल भाई कहिए, हैंड रेज किया है आपने? हाँ सर, वो ऑप्शन यस कृणाल, ट्रेडिंग का यू कैन नॉलेज अनम्यूट मिलेगा। योरसेल्फ। हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग का नॉलेज मिलेगा सर। बिल्कुल नहीं मिलेगा कृणाल, बिल्कुल नहीं मिलेगा, पर मेरे को पता है आप उसका नॉलेज लेके रहोगे, राइट। ले लो, कोई बात नहीं। यहाँ से नहीं मिलेगा। देखो आप देना। कृणाल, जो आप जगह मुझे हाँ जी पता है, सर। देखो मैंने भी 1.5 दशक किया है, पिछला पूरा दशक ऑप्शन बहुत किया है, राइट। पर मैं ये चीज आपको सिखाऊंगा जिससे गारंटेड पैसा बनेगा, जिससे गारंटेड एक्सचेंज का पैसा बनेगा, वो मैं आपको नहीं सिखा सकता, बराबर। तो ऑप्शन के लिए बहुत सी ट्रेनिंग अवेलेबल होगी, सीख लेना, पर यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट सर। ओके, चलो नेक्स्ट वीक मिलेंगे अभी आखिरी सेशन के लिए, ओके। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद। जैद भाई। जी सर। जैद भाई, अपना मीटिंग कितने बजे चालू करना है? आप खाना खा लें उसके बाद। हाँ यार, खाली मेरे को खाना खाना बाकी, और मैं दूसरे के घर पे आया हूँ, क्योंकि वो अरे सर, 15 कोई मिनट दिक्कत मेरे नहीं। घर जाने में नहीं लगेगा, सर, आप ना है ना? आप एक काम करो, आधे हाँ घंटे के जी। बाद करते हैं, कोई दिक्कत हाँ देखो टेंशन क्या नहीं। टाइम हुआ है, 9:40 ना, 10:15 को स्टार्ट करें। 10:15 दूसरे वाले पे सर, है ना? 10:15 चलेगा जैद भाई? हाँ 10:15 एंड मिलन सर वाले पे। यस यस, वहां पे 10, 10:15 बजे हम लोग मिलते हैं, राइट। श्योर सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।